दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों, ये जो चैनल है इसका नाम है आगाज योर जर्नी, और जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है सक्सेस स्टोरी। इस सक्सेस स्टोरी में क्या होता है कि जो भी लोग एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, उनको हम इनवाइट करते हैं और उनका जो सक्सेस जर्नी है वो हम लोग सुनते हैं। और ये इसलिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया है कि बहुत लोगों को के मन में जो है सच्ची जो एक बोलते हैं ना कि एक रास्ता मिल सके उनको, कि आखिर तैयारी कैसे करते हैं कि सफलता मिल जाती है। इसी दौर में आज जो है हम लोग मिलने जा रहे हैं हर्षवर्धन जी से। हर्षवर्धन जी जो हैं वो एसएससी 2018 का एग्ज़ाम क्लियर किया है और जीएसटी इंस्पेक्टर उनको मिला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 2019 का भी एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया हुआ है। ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर किया है, लेकिन इसमें एक राज की बात भी छुपा हुआ है। दोस्तों, राज की बात यह है कि 2017 में इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया था। मतलब एक फेल्योर मिला, लेकिन उस फेल्योर से कम आउट किया अपने आप को, और कम आउट होने के बाद 2018 का भी एग्ज़ाम क्लियर किया और 19 का भी रिजल्ट उनके हाथ में है। तो ये कैसे हुआ चमत्कार, कैसे उन्होंने तैयारी करी, क्या क्या हर्डल आए, ये तमाम तरह की बातें जानने के लिए चलते हैं सीधा हर्षवर्धन जी से। जी हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका हमारे आगाज योर जर्नी चैनल में। और ये जो थैंक यू सो मच सर। इस सक्सेस स्टोरी में जो है ये जो एपिसोड है, जिसमें मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा इंटरव्यू आपका मैं ले रहा हूँ, तो ये स्टोरी इसमें क्या है कि आपने जो जो किया है वही आपको शेयर करना है, ठीक है? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सब जो दर्शक हैं या जो व्यूवर हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो जानना चाहेंगे आपके बारे में। तो आप एक संक्षिप्त परिचय अपने बारे में बता दीजिए। Hello friends, my name is Harshvardhan Singh Parmar and I have selected as GST inspector from CGL 2018, and I have completed my bachelor's in engineering from Indore MP, and उसके बाद since 2016 I have been preparing for SSC CGL exam, and this 2018 was my second attempt. ओके, बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन जी, आप थोड़ा सा ये बताइए कि 10th आपने कब किया और कितने परसेंटेज थे 10th से लेके ग्रेजुएशन तक? सर, मैं स्कूलिंग में तो बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मेरा 10th मैंने उज्जैन से किया है, एमपी में आता है, वहां से मेरा 10th हुआ, 73% है मेरे। और 12th मेरा इंदौर से ही हुआ है और वहाँ भी मेरा 72% है। तो उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया यहीं से, आरजीपी इंदौर से, भोपाल की यूनिवर्सिटी है। तो उसमें मेरे कुछ 74% मेरे बने उसमें, सीजीपीए। और 2011 टू 2015 तक का कोर्स था। 15 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद सर फिर मैंने जॉब के लिए तलाश करी, तो सर फिर मेरी एक जॉब भी लग गई, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी एक, तो रोड कंस्ट्रक्शन की, तो उसमें मेरी जॉब भी लग गई। फिर मैं वहाँ गया, तो फिर मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाया। वहाँ पे जाके मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये जो काम है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ये मैं थोड़े समय बाद भी कर सकता हूँ, ये तो हमेशा ही मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, पर अभी मेरे पास सही समय है और सही टाइम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ ट्राई किया जाए मेरे को। तो वहां से फिर मेरे एक मित्र ने फिर मेरे को सुझाव दिया कि अभी आप ये सब छोड़ दो, ये बाद में कर लेंगे अपन। और उन्होंने फिर मुझे इंदौर बुला लिया। तो मैं 1 आध महीने मैंने की होगी, उसके बाद मैं वो छोड़ के और इंदौर आ गया। मुझे पता नहीं था उस टाइम मुझे क्या करना है, बस मैंने वो जॉब छोड़ी और मैं इंदौर आ गया गवर्नमेंट की तैयारी करने के लिए। यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। जब आप स्टार्ट किए थे उस समय आप ग्रेजुएट हो चुके थे, जॉब भी आपने कर लिया था, और प्राइवेट जॉब का मजा जो है, या यूं कहें कि सजा जो है, वो आपने देख लिया था। वो भी देख चुका था सर मैं। वो भी देख चुका था, मतलब एक्चुअली उसने मेरे को उसने मुझे ज्यादा मोटिवेट किया एक्चुअल में करने के लिए। मतलब आपकी सफलता का राज वो 2 महीना है जो आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, मान सकते हैं सर, बिल्कुल 50% उनका योगदान है इसमें। जी, जैसे ही आप इंदौर आते हैं, इंदौर आने के बाद की स्टोरी कैसे शुरू हुई? आपने कोचिंग ज्वाइन किया या कैसे स्टार्ट किया इस एसएससी की तैयारी? इंदौर आने के बाद सर मुझे पता नहीं था क्या करना है। मेरे दिमाग में ऐसा था कि एसआई सब इंस्पेक्टर होती है एमपी पुलिस में, तो मुझे उसके बारे में पता था कि ये कोई एग्जाम होती है, तो ये मतलब वही दिमाग में से उसी एग्जाम करा कि ये कर लेंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी कुछ करना था, ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो गया था। तो मैंने आके फिर जैसे स्टार्ट किया अपना, तो उस समय पे कोचिंग की कोई फैसिलिटी थी नहीं सर इतनी, मतलब नेट वेट इतना एक्टिव नहीं था, जियो वगैरह भी नहीं आए थे, तो इतना मोबाइल वगैरह भी इतने एक्टिवेट नहीं थे, तो पता नहीं था कि कहाँ से क्या करनी है।
तो मैंने 3-4 महीने क्लास लगा ली थी, तो वहाँ मैंने वेस्ट कर दी 3-4 महीने, मुझे पता ही नहीं चला। वो सर ने भी मेरे को बताया नहीं कि क्या कैसे क्या करना है। उन्होंने मतलब एक गाइडेंस ही मिला मेरे को उस टाइम पे। तो उसमें मेरे 4-5 महीने वहाँ खराब हो गए मेरे। फिर मेरे को जब मेरे 4-5 महीने वहाँ खराब हो, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एसएससी करना है। तो क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था शुरू से ही और इंग्लिश भी थोड़ी ठीक ही थी, तो मैंने बोला ये मैं कर सकता हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ इन 2016 मई में कि हाँ मुझे अब प्रॉपर एसएससी करना है, ये मैं कर सकता हूँ। तो फिर आप एसएससी की कोचिंग स्टार्ट किए या सेल्फ स्टडी किए? यस सर। फिर नहीं, मैंने सर फिर उसके बाद क्लास के बारे में मालूम किया, तो ऐसे कंबाइन क्लास तो थी नहीं उस टाइम भी, तो सेपरेट क्लास मैंने इंडिविजुअल मैथ्स के लिए और इंडिविजुअल इंग्लिश के लिए मैंने सेपरेट क्लास लगवाई। तो वहाँ यस सर 3 से 4 महीने में दोनों क्लास में गया हूँ। तो वहां से मेरा एक मोटा एक मेरा बेस कंप्लीट हो गया था। वहां से मैंने एक स्टार्ट कर दिया था कि हाँ इस जगह से मेरे को स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर मैंने सर सेल्फ स्टडी किया कितना भी है। ओके, मैथ और इंग्लिश का आपने कोचिंग लिया, अलग अलग टीचर से लिया? अलग अलग। यस सर। हाँ, वो बेस बन चुका था तब तक। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट किए और यस सर। फिर मैंने लाइब्रेरी जी, उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की। तो सेल्फ स्टडी के लिए बुक जो है वो किसने बताया था आपको, और कौन कौन सा बुक पढ़ा था आपने? हाँ मैंने सर स्पेशली जैसे मैथ्स के लिए मैं किरण की बुक थी मेरे पास पहले से, मतलब जब मैंने क्लास लगाई थी तब भी वहाँ पढ़ते पढ़ते रियलाइज हो गया था कि प्रीवियस ईयर लगाना इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम एक राकेश यादव सर और एक किरण की आती थी 9600 करके प्रीवियस ईयर की, तो मेरे पास किरण की बुक थी, तो मैं उससे लगाना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे क्वेश्चन बनने लगे, कुछ नहीं बने सर से पूछे, ऐसे करके धीरे धीरे करके मेरा स्टार्ट हुआ। वहां से फिर मैं मल्टीपल बुक्स पे गया, किरण की लगाई, फिर उसके बाद राकेश यादव सर की ली मैंने बुक्स, वहां से वो की। उसके बाद कुछ ऑनलाइन नोट्स भी थे, किसी किसी सर के एक्सरसाइज शीट्स थी जैसे अभिनय सर वगैरह की, तो उससे भी मैंने शीट्स भी लगाई। तो उससे धीरे धीरे मेरे टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट होना स्टार्ट हो गए और मुझे फिर पता लगने लगा कि हाँ अब मैं मेरा पेस बन गया है, अब मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो ऐसा इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही रहा सर मेरा। इंग्लिश के लिए भी मैंने पहले किरण की बुक उठाई, उसमें प्रीवियस ईयर थे, तो वहां से मेरे को एक आइडिया लग गया था कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस आते एग्जाम में, तो वो मेरे से सॉल्व होना स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे उसमें भी आगे जैसे जैसे आप सीखते हैं वैसे वैसे आपको पता चलने लगता है कि आपको आपकी क्या कमी रह गई, तो आप उस बुक्स की तरफ जाते हो। जैसे फिर एमबी पब्लिकेशन की बुक है, उसमें भी प्रीवियस ईयर एक साथ में सेट दिए हुए, तो धीरे धीरे मैं रोज एक एक सेट लगाने लग गया था 25-25 30 क्वेश्चन के। तो उसने भी मेरे को बहुत हेल्प की उस टाइम पे। तो ऐसा करके मेरे को समय के साथ पता चलता गया धीरे धीरे और मैंने अपनी तैयारी आगे बढ़ाता गया। ओके, व्हाट अबाउट रीजनिंग और जीके जीएस, इसके बारे में बताइए। रीजनिंग का तो सर ऐसा कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में सर मैं मैथ्स कर रहा था, उसके साथ ही मेरा हो गया था। और ऑलमोस्ट क्या रहता है कि कुछ कुछ जो टॉपिक रहते हैं वो अपन ऑनलाइन सोर्सेज में, जैसे कैलेंडर नहीं आ रहा तो आप टाइप कीजिए कैलेंडर, कोई सी भी वीडियो आपकी 30-35 मिनट की रह जाएगी, आप उसको नोट कर लीजिए, बार बार उसको रिवीजन कीजिए और उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लीजिए। तो वो कोई बड़ा मतलब चैलेंज नहीं था ऐसा। तो मैं क्या करता था कि रोज आधे घंटे रीजनिंग का मैंने टाइम मतलब डिवोट कर रखा था कि मेरे को क्वेश्चंस लगा, तो मैं 50 क्वेश्चन रोज रीजनिंग के उस आधे घंटे के पीरियड में लगाता था। तो ये था कि मेरा उसमें कंसिस्टेंसी बनी हुई थी। और जीएस में सर ऐसा है कि सबसे पहले तो लुसेंट से स्टार्ट किया स्टैटिक जीके के लिए, क्योंकि वही बेस्ट ऑप्शन था उस टाइम। और उसके बाद मेरे पास कुछ इंस्टीट्यूट के जैसे हिस्ट्री पॉलिटिक्स के इकोनॉमी वगैरह के भी नोट्स थे, तो वो भी मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। सेल्फ कुछ वीडियोस भी देखे ऑनलाइन, कभी समझ नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल चालू हो गया था, तो कुछ भी अगर टॉपिक में दिक्कत है तुरंत सर्च करो और वहां से देखना स्टार्ट कर दो। तो वहां से एक एक टॉपिक मैंने वहां से क्लियर करा, नोट्स बनाए उनके, और बस उन्हीं को रिवीजन मोड में डाला जो मैंने नोट्स बनाए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एसएससी का मेन जो है ना वो है आपका नोट्स बनाना, कि आपने किस तरीके के नोट्स प्रिपेयर करें। नोट्स बनाना जरूरी है। यस सर, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जाम टाइम पे आप उसको सही से रिवीजन कर पाओ, और शॉर्ट नोट्स बनाने आपको। अच्छा हर्षवर्धन जी, जैसे आप स्टार्ट किए तैयारी 2016 मिड से, मतलब जून जुलाई में आपने स्टार्ट किया था, ठीक है? यस सर। तो 2017 का जो फॉर्म भरा था उसका एग्जाम कब था, टीयर 1 का? टीयर 1 का एग्जाम सर अक्टूबर नवंबर के समथिंग था सर 2017 में। मतलब आपके पास नेट 1.25 साल था? एक साल था मेरे पास। 1 साल था, और बीच में आपका समय भी थोड़ा खराब हुआ ट्यूशन वगैरह करने में। तो सेल्फ स्टडी आपने जनवरी से शुरू किया होगा, करेक्ट? हाँ सर, ये मान सकते हैं ऐसा मोटा मोटा जनवरी से मैंने किया सेल्फ स्टडी जनवरी से स्टार्ट किया था। हाँ।
तो 17 वाला रिजल्ट के बारे में बताइए, वो कैसे आपका मतलब नहीं हो पाया? उसमें सर, उसमें मैं डीवी तक गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। जी। तो आखिरी में जाते जाते सर, मैं 15 मार्क्स से मेरा रह गया था, उसमें फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आया था। तो पर हम्म। तब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं आगे भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। यस, ये और बहुत बड़ी बात है। यस सर, तो ये मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं कर सकता हूँ, मैं आराम से कर लूंगा। और उसके बाद क्या हम्म। सर, 17 का जो रिजल्ट है उसमें सर कोर्ट केस भी हो गया था, तो वो काफी टाइम तक डिले हो गया था। तो हम्म। मैं मैं कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन उसी दौरान कर ही रहा था। तो मुझे जी। ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं कहीं रुक गया या अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो पेंडिंग है कुछ। मैं कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन थी मेरी 2018 के लिए भी। तो वो जब तक 17 का रिजल्ट आया तब तक मैंने 18 की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर ही ली थी। यस सर। ओके। और 18 वाले से जो है आपको अभी जीएसटी इंस्पेक्टर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर। मिल चुका है। और यस सबसे सर। बड़ी बात है कि आप 19 में ही क्वालिफाई हो गए, और हो सकता यस है सर। कि उसके उसके थ्रू आपको और अच्छी पोस्ट मिले, भगवान और करे। अच्छे। हमारी यस सर, शुभकामनाएं यस सर। हैं। थैंक यू चलिए, सो मच सर। नेक्स्ट एक दिमाग में ये रहता है लोगों का कि क्या मैथ्स का जो तैयारी है, उस यस मैथ्स के सर। तैयारी के लिए मैथ का बैकग्राउंड का होना कितना जरूरी होता है? अगर कोई इंजीनियर है तो क्या उसके यस लिए सर। ये बना हुआ है एसएससी, या फिर नॉन इंजीनियरिंग के लिए भी बना हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, क्योंकि 10th लेवल तक का मैथ्स आता है इसमें। तो जी। ये है कि किसी ने, हर किसी ने 10th तक मैथ्स, किसी ने किसी ने सभी ने किया ही है। तो हम्म। ये है कि कुछ टाइम तक जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले उनका छूट जाता है, ताकि आपका जो मैथ्स है वो 10th लेवल तक किया जाता है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, ये मैथ्स सिर्फ सर प्रैक्टिस का खेल है कि आप कितना टाइम हम्म। कम कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करके। तो हम्म। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर कि आपका मैथ्स बैकग्राउंड हो तो ही आप कर पाए। मैंने बहुत सारे हम्म। मेरे मित्र भी हैं, एक तो मित्र भी जिनका विदाउट उसके भी वो अच्छा कर रहे हैं। तो हम्म। आप अगर, इसमें प्रैक्टिस मेन है सर कि आपने कितनी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा की है। कितनी जो जितनी प्रैक्टिस ज्यादा की? प्रैक्टिस कर रहेगा वो उतनी जल्दी सिलेक्शन ले पाएगा। अच्छा, मान लीजिए अभी मुझे तैयारी स्टार्ट करना है और मुझे यस सर। एबीसीडी भी नहीं आती है, यस सर। तो क्या लगता है एक साल का जो तैयारी का स्ट्रेटजी अगर ढंग से बनाया जाए, यस सर। तो एक यस साल सर। में क्या ये क्रैक किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए एक साल का? एक साल में सर क्रैक तो किया जा सकता है, पर आपको बहुत ज्यादा परसिस्टेंसी होने की जरूरत है। जी। क्योंकि आपको, एक तो आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक, मैं समझता हूँ कि एक अच्छे टीचर का गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको एटलीस्ट एक बार तो क्लास वो भी सेपरेटली कर लेना चाहिए, कि इंडिविजुअली मैथ्स के लिए, इंडिविजुअली इंग्लिश के लिए। क्योंकि ये बहुत वाइड हम्म। सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा नंबर, मतलब 700 में से 500 मार्क्स इन्हीं के आते हैं। तो करेक्ट। इसमें नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आप एक हम्म। सेपरेट क्लास कर लेंगे 2-3 महीने की, तो उसमें क्या है, आपका एक स्टार्टअप हो जाएगा। आपको आपको थोड़ा थोड़ा, मतलब हम्म। हर टॉपिक में आपको 10-10 क्वेश्चन भी आपको वहाँ क्लास में करवा देंगे, तो आपका एक बेस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ, आप 10 उनने करा दिए तो 100 क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। तो आपको हम्म। आपको सेपरेटली क्लास कर लेनी चाहिए। और रीजनिंग के लिए तो ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसके लिए कोई भटकने की जरूरत है नहीं। और हम्म। बहुत इजी लेवल का रीजनिंग आता है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस, रोज भी अगर आधे घंटे आप इंग्लिश रीजनिंग करेंगे तो वो भी आपका आराम से हो जाएगा। और हम्म। यस सर, बस यही है कि आपको क्लास कीजिए और उसके बाद सेल्फ स्टडी आप जितना ज्यादा कर सकते हैं, और मैक्सिमम आपको कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। मतलब जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में आपको नहीं रहना है। जैसा अपन सोचते हैं कि जल्दी खत्म करना है एक साल में, तो क्या है कि आप आधा आधा करते हैं, आप अच्छे से कोई भी चीज नहीं कर पाते। तो उसमें क्या है कि करेक्ट। आपको बाद में जब आप मॉक देते हैं, तो मॉक में आपके पास बहुत कम टाइम रहता है, आपको 120 मिनट हम्म। में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो टाइम बहुत कम है, तो आपको क्या, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप तुरंत बिल्कुल 40 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा ये है कि आप कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए। चाहे टाइम थोड़ा बहुत ज्यादा कम लग जाए, वो कोई मैटर नहीं करता है। नहीं तो फिर आपको बाद में सर कंसेप्ट बिल्डिंग करने पड़ेंगे, आपने अगर स्टार्टिंग में नहीं की। मतलब स्टार्टिंग का 3-4 महीना कोचिंग करना है, और उसके यस बाद सर। सेल्फ स्टडी करना है। और सेल्फ करना स्टडी के बिल्कुल। क्रम में जो है क्वेश्चन बैंक जितना आप लगा सकें, मॉक हाँ, टेस्ट जितना आप दे सकें। मॉक टेस्ट में आप सर स्मॉल स्मॉल क्विजेज होती है, जैसे अड्डा फुट 247 की क्विजेज आती है, 10-10 मिनट की रहती है सर। उसमें हम्म। शॉर्ट क्विजेज रहती है, तो वो आपको लगाना चाहिए। उससे क्या, आपको बहुत ज्यादा टाइम में, मतलब पता चलेगा कि कहाँ टाइम पीछे रह रहे हैं, किस, जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक के भी आती है वो 10-10 क्वेश्चन की, तो आपको पता चल जाएगा कि 5 मिनट में मेरे से 10 क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। तो धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, मैं कर पा रहा हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन अभी सबके दिमाग में है, यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ यस सर। कि अभी जो रिजल्ट आया है ना 2019 का, तो वो यस सर। देख के सब लोग भयभीत हो गए हैं। बहुत लोगों का मुझे मेल भी आया है कि सर एसएससी की यस तैयारी सर। छोड़ दें क्या? तो ये जो कट ऑफ है, इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, तो इस यस सर। सिनारियो में
क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? क्या सिर्फ एसएससी पर फोकस करें या और भी एग्जाम पर फोकस करें, या क्या किया जाना चाहिए? उन बच्चों के लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? मेरा तो सर शुरू से ही, मतलब जब से मैंने तैयारी चालू करी तब से मेरा एक ही फोकस था कि आप एक लॉन्ग टर्म प्लान लीजिए और एक ही एग्जाम पे फोकस कीजिए। कि आप अगर एसएससी कर रहे हैं तो हाँ कि बस मैं सीजीएल करूंगा और ये 1 साल का स्पान है मेरा, इसमें मेरे को खत्म करना है। क्योंकि आप अगर जहाँ से 6-6 महीने के लेते हैं कि अभी ये आ जाए एग्जाम, फिर वो आ जाए, फिर मैं वो दूंगा, फिर ये दूंगा, तो उसमें आप एक भी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आपने अगर 1 साल का स्पान लिया है पूरा कि मेरे को 1 साल में एसएससी का ये पूरा सब्जेक्ट निपटाना है और एसएससी मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, तो आप आराम से कर पाएंगे। और जहां तक हाई कट ऑफ की बात है तो सर कट ऑफ अपने हाथ में नहीं है सर। आपको ये है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, पहली प्रायोरिटी तो यही है। अब वो कैसे होगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने कंसेप्ट बिल्ड करने, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़नी चीजें, बार बार मल्टीपल रिविजन करने हैं। तो जितने ज्यादा आप मार्क्स, रॉ मार्क्स ला पाएंगे, नॉर्मलाइजेशन अपने हाथ में है नहीं। ये सर इस बार का जो कट ऑफ बढ़ा है वो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन के कारण बढ़ा है। करेक्ट, तो करेक्ट, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। बिल्कुल सर, तो नॉर्मलाइजेशन पे अपना कोई कंट्रोल है नहीं। तो वो चीजें तो जो होगी वो होगी, और एसएससी इस बात को मानता भी नहीं है। तो अपने को तो अपनी जो तैयारी है उस पर फोकस करना है कि मैं मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन कर सकता हूँ। तो आप अगर सही तरीके से मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे तो बाकी काम नॉर्मलाइजेशन कर देगा और आप आराम से एसएससी में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। चलिए, जब आप तैयारी के क्रम में थे, टीयर 1 क्लियर हो गया, टीयर 2 क्लियर हो गया, टीयर 3 भी क्लियर हो गया, तो उस समय तक आपके दिमाग में क्या था? कौन सा जॉब जो है वो आपने एक गोल सेट किया हुआ था कि ये जॉब जो है हर्षवर्धन सिंह के लिए है? तो ऐसा कौन सा जॉब है? ऐसा तो सर सारे एसएससी वालों के लिए मेनली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही है सर, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा। बट सर जैसे जैसे आप क्लियर करने लगते हैं स्टेजेस और आपको आगे के पता चलने लगता है कि इसमें आगे क्या क्या है, जब स्टार्ट करते हैं तब इतना आगे तक का नहीं सोचते अपन कि क्या मिलेगा क्या नहीं। एक शुरू में आप मोटा मोटा स्टार्ट करते हैं, पर जब मेरे को पता चलने लगा धीरे धीरे टाइम के साथ, तो फिर मुझे पता चला कि ठीक है इनकम टैक्स भी ठीक है, बट उसके लिए मुझे क्या, मेनली मेरा फोकस जो था होम पोस्टिंग के ऊपर था कि मुझे फैमिली के सराउंडिंग में ही रहना है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मेरा फिर धीरे धीरे प्रायोरिटी मेरी चेंज हुई। फिर मैंने सोचा धीरे धीरे कि यार मैं एक्साइज इंस्पेक्टर भी लेके और मैं अपने होम स्टेट में लेके, और मैं इससे भी, ये भी मेरे लिए सही रहेगा। सही रहेगा। चलिए, टीयर 1 की बात कर ली हम लोग, टीयर 2 की बात कर लिए। अब चलते हैं टीयर 3, जहां पर की 100 मार्क्स रहता है। तो ये जो 100 मार्क्स है वो कितना डिसाइडिंग है और इसके लिए तैयारी कैसे करना चाहिए? बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है मैं अगर जो सोचता हूँ उस हिसाब से, तो क्योंकि 100 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है और उसमें एवरेज अगर मान के चले तो 60 के आसपास नंबर्स रहते हैं। मतलब सब लोग यही सोच के चलते हैं कि 60 के आसपास, लेकिन वो 60 लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 60 मार्क्स भी नहीं आ पाते किसी किसी के। और आपको, और सर एक एक नंबर के उसमें सर 50 रैंक नीचे गिर जाती है सर। एसएससी में सर एक नंबर पे आपकी ऑल इंडिया लेवल 50 रैंक नीचे गिर जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हो सकता है उससे। तो मेरा ये है कि आपको एक प्रॉपर उसकी तैयारी अलग से करना पड़ेगी। तो उसमें 2 चीजें, अभी इस बार से 3 चीजें हो गई है। इस बार उसमें प्रिसाइज राइटिंग भी आया था, तो एक लेटर, प्रिसाइज राइटिंग और एसे। तो लेटर के लिए तो कुछ ज्यादा है नहीं, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरह के लेटर्स होते हैं सर। तो उसके फॉर्मेट होते हैं, तो मैक्सिमम फॉर्मेट में 50 वर्ड्स तो हो ही जाते हैं। 150 वर्ड्स का लेटर रहता है, तो 100 वर्ड्स तो अपन आसानी से ले सकते हैं। कुछ वर्ड फिक्स रहते हैं तो वो याद कर लीजिए। तो 4-5 लेटर पे अगर आपने लिख लिए पहले से तो आप आराम से लेटर कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद रहे अपना एसे का, तो आपको क्या करना है एसे में कि मल्टीपल, जैसे अलग अलग कैटेगरी के आपको एसेज तैयार करने, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सोशल कॉज से रिलेटेड, इकोनॉमिकल से रिलेटेड और रिचुअल से रिलेटेड, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो आप क्या है कि इतने सारे ऐसे अगर आप तैयार करेंगे तो आप इनसे किसी से भी रिलेटेड अगर आया है कुछ ना कुछ, तो आप कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, क्योंकि वहां पे तो अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आता है सर, कि अपन बहुत सारा तैयारी करके भी जाते हैं तो वहां जब टॉपिक आता है तो ऐसा लगता है कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो यस सर, वो हमेशा ही होता, 2-3 बार भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी सर जी। तो एक प्रॉपर तो उसकी तैयारी नहीं हो सकती, लेकिन ये कि आप कम से कम 20-25 ऐसे तो आप लिख के जाएं पहले से, ताकि आपका कम से कम वहां ऐसा कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं मैंने इतना तो लिख रखा है। 250 वर्ड्स का ऐसे रहता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, 2 पेज रहते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हो वहां पे। बस आप थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी के ऐसे तैयार कर लीजिए, और किसी न किसी में से आपको मैच कर ही जाएगा आधा ऐसे तो, और आधा कुछ आप अपने एक्सपीरियंस के तौर पे कोई बुक्स रेकमेंड करेंगे क्या? कोई बुक्स अच्छा है क्या जिसमें कि तीनों टॉपिक अच्छे से दिया हो? ऐसा पर्टिकुलर, जैसे एसे के लिए मैंने सर अरिहंत की बुक आती है 150 एसे की करके, तो मैंने वो फॉलो की थी। उसमें मैंने अलग अलग कैटेगरी के वो उससे तैयार किए थे मैंने कुछ ऐसे। बाकी ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर्स ने ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे कर रखे हैं तैयार, तो उनका भी आप हेल्प ले सकते हैं उनसे भी इसे करने के लिए। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है, जो लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं
और मॉक सर। लगाने के लिए बहुत डिले करते हैं, सोचते हैं कि पहले यस सर। टॉपिक कंप्लीट कर लें, पहले टॉपिक नहीं हुआ है, पहले ये हाँ। चीज कर लेते हैं क्लियर, ये नहीं हुआ है। तो उनको क्या यस सर। पहले टॉपिक अच्छे से करना चाहिए फिर मॉक लगाना चाहिए, या मॉक लगाना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से मॉक तो आपको लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। बस ये है कि आपको मॉक से घबराना नहीं है कि आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा। आपको धीरे धीरे आपका टाइमिंग भी कम होने लगेगा और धीरे धीरे मार्क्स भी बढ़ने लगे। एक रात में कभी भी कुछ भी नहीं होता सर, हर चीज के लिए समय लगता है। तो जी। अगर अपन शॉर्ट टर्म प्लान लेके चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मेरा ये है कि आप शुरू से मॉक लगाइए, तो आप वहाँ ये देखिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। कि आपका जैसे किसी का मैथ्स अच्छा रहता है तो वो सोचता है कि उसमें आपको पता चल जाता है कि चलो मैथ्स में मेरे को कम मेहनत करना है, इंग्लिश में ज्यादा करना है। किसी का इंग्लिश अच्छा है तो उसको मैथ्स में ज्यादा फोकस करना है। तो मॉक से आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है कि कहाँ आपको एक मतलब एक पाथ सेट कर देता है वो आगे के लिए कि इसी स्लाइड इसमें आपको ज्यादा फोकस करना है। तो जैसे मेरे हिसाब से मॉक मॉक्स में, आपको स्टार्ट। जैसे मान यस लीजिए सर। आपके साथ भी हुआ होगा कि मॉक यस हमने सर। दिया और एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत कम नंबर आया, यस सर। तो कभी होता है ऐसा, सर बहुत। जी बताइए, कोई ऐसा वाक्य शेयर कीजिए जो मॉक में आपके बहुत बहुत। कम नंबर आए, दिमाग एकदम बोलते हैं कि खराब हो गया, हाँ ऐसा सर, कुछ बहुत हुआ बार था? हुआ। जी। हाँ हुआ है, मॉक में बहुत बार हुआ सर मेरे साथ ऐसा। जैसे एक संडे को एसएससी ट्यूब का भी मॉक आता है, तो वो भी हम ऑलमोस्ट देते थे हर संडे को। तो उसमें जैसे रैंक पीछे आ रहा है या बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर ऐसा लगने लगा कि अरे कैसे होगा, इतने सारे बच्चे हैं और यहाँ रैंक आ रही है, नंबर ही नहीं आ रहे हैं। पर मेरा क्या हमेशा से ऐसा रहता था कि मैं मॉक्स से ज्यादा मैं एक्चुअल पेपर पे ज्यादा, मतलब प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करता था। कि मुझे पता है कि मॉक्स में क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप वो एक्चुअल पेपर में आने वाले हैं नहीं। तो मैं ऐसा सोचता था कि यार इतने नंबर तो अलग से हटा के चलने ही है अपने को। तो इसलिए मैं उससे ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होता था। मैं उससे सिर्फ इतना लेता था कि मैंने जो टॉपिक कंप्लीट कर रखे मेरे से ये बने कि नहीं। मेरा मेन फोकस मॉक से सिर्फ ये रहता था। तो मैं थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होता था, उसके बाद मैं सोचता था कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता एग्जाम में, कुछ अलग ही हवा में दे दिया है। तो इसलिए मैं फिर वापस से लग जाता था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपन वापस स्टार्ट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि 4600 ग्रेड पे तो मिल चुका है आपका, अब यस सर। एसएससी पर पूर्ण विराम लगेगा या अभी भी तैयारी जारी रहेगी? नहीं सर, अभी तो मैंने पूर्ण विराम लगा दिया है सर एसएससी के ऊपर। पूर्ण विराम लगा दिया है। यस सर, अभी मैं 19 के रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ कि इसमें मुझे क्या मिलता है। मार्क्स, हाँ, मार्क्स कितने आते हैं यस और सर, मार्क्स का। यस कहाँ पर सर, आपका उस हिसाब रैंक से जो है वो। डिसाइडिंग। यस जी सर। जी। तो वो कर रहा तो हूँ, उसके आगे, बाद अभी मैं स्टेट। जी यस जी सर। बताइए, आगे का तो क्या आगे है सर, आपका स्ट्रेटजी? आगे सर मैं जैसे अभी समय लगता ही है इसमें, अभी ज्वाइनिंग में भी टाइम रहेगा ही 4-5 महीने का अभी आगे भी। तो मैं अभी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ सर। ओके, तो मैं ग्रेट। सोच, यस सर, कि जितना टाइम हो, अब मुझे पढ़ाई करना अच्छा भी लगता है सर। तो मैं कहा जितना टाइम हो मैं इसमें डिवोट करता हूँ तो कुछ बेहतर और बेहतर हो जाए। चलिए, कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। आपका जो यस सर। फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा बताइए, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, घर में कौन कौन है? मेरे घर में सर मेरे पिताजी माताजी हैं और मेरी एक सिस्टर है, बड़ी हम्म सिस्टर है मेरी। तो मेरे पिताजी सर फार्मर है और हम्म। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गांव है हमारा वहाँ पर। और जी, माताजी होम हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ है। और मेरी सिस्टर की, यस सर, शादी हो चुकी है, तो वो भी इंदौर में रहते हैं। यस ओके, सर। मतलब एक भाई एक बहन आप लोग हैं, एक आप हैं, एक यस सर, दीदी है आपकी। मेरी अच्छा, तो सिस्टर है। जब यस। रिजल्ट आपका फाइनल आया था, क्योंकि एक तो एक बार यस आपका सर। नहीं हुआ था 17 वाला, यस सर। 18 वाला एकदम यस सर। फाइनल आ गया, तो उस समय यस सर। रिएक्शन किसका कैसा था? मम्मी का रिएक्शन कैसा था? मम्मी का तो सर वही था, मम्मी तो रोने लग गई थी, मतलब कुछ बोल ही अच्छा नहीं पा अच्छा। रहे थे वो। और मेरी, जी जी। यस सर, मैंने एक्चुअली क्या होता, 31st को रिजल्ट आने वाला था मार्च को। हाँ तो हाँ। हम सब, हाँ, हम इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा आएगा। जनरली रात को 9-1 बजे तक आता है रिजल्ट, तो हमने सोचा चलो हाँ। रात तक आ जाएगा। तो हम्म रात को भी रिजल्ट नहीं आया। तो मेरे 2-3 बहुत घनिष्ठ मित्र हैं मेरे यहाँ साथ में ही हैं। तो हम्म। वो लोग भी बहुत खुश थे कि चलो आज रिजल्ट आने वाला, पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे। तो हाँ हाँ। वो बार बार पूछ रहा आया कि नहीं आया कि नहीं। अब आ ही नहीं रहा रिजल्ट। तो मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था उस टाइम। तो हम्म। 5-6 बजे तक तो मैं बैठा ही हुआ था। फिर मैंने कहा यार अब आ ही नहीं रहा, घर चलते हैं, अब तो कोई मतलब नहीं, अब किसी इसको बार बार बोलने की कब आ रहा कब आ रहा। हाँ। तो मैं घर चले गया। फिर उस दिन भी जी। रिजल्ट नहीं आया 31st को भी। हम्म। तो फिर उस दिन दूसरे दिन 1 तारीख हो गई, तो फिर उस दिन भी मैं गया नहीं लाइब्रेरी। फिर दोस्तों के साथ ही रहा, मैं इंतजार कर रहा, सुबह से कभी भी आ सकता, बार बार साइट खोल के देख रहे हैं। फिर शाम तक 3-4-5 बज गई, कुछ रिजल्ट आने का कुछ था ही नहीं। तो हमको लगा कि अब शायद डिले कर दिया एसएससी ने, पता नहीं हम्म। कब आएगा। तो फिर मेरे जो मित्र थे वो बहुत एक्साइटेड थे, तो उनने बोला कि हम्म। अब क्या, उस टाइम पे सर लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया था एमपी में, तो रात को 8 बजे सारी शॉप्स क्लोज हो जाती थी। तो उनने बोला हम्म। पार्टी करना आज तो आ ही जाएगा, कल नहीं आया तो। यस सर।
तो उन ओके लोगों ने ओके। बोला कि वो फटाके लेके आएंगे, तो बोले कि चलो 8 बजे तो दुकान बंद हो जाएगी, अभी से लेके लेने चले जाते हैं। तो हम लोग 7 बजे स्टॉक। सर मेरे को भी बिठा, यस सर, मेरे को भी बिठा के ले गए, बोले जी। चलो खरीद के लाते हैं। यस सर, तो हम तीनों वहां गए, तो 7:30 बजे के लगभग रिजल्ट आया सर। ओके। यस सर, तो मेरा एक मित्र था, फिर उनका फोन आया, और तब हम उस शॉप पे ही थे उस टाइम। मतलब मेरे तो बोल ही नहीं पा रहा था कुछ भी, उन्होंने डायरेक्ट बताया मेरे को कि हाँ भाई हो हाँ। गया है आपका, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए हो आप। ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। यस सर, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच सर। तो फिर मेरा दोस्त बने बहुत खुश हुआ, उन्होंने बोला अरे खरीदो जो खरीदना है, उन्होंने बहुत सारे पटाखे खरीदे। मैंने हाँ तुरंत हाँ घर पे फोन किया। हाँ तो हाँ। घर पापा को फोन लगाया, तो उन्होंने फोन ही पिक नहीं किया मेरा, 2-3 बार हम्म। लगाया। तो फिर मैंने लगा किसको लगाऊं, मतलब अंदर से अलग ही वो लग रहा था उस टाइम पे। किसको बताएं सबसे पहले, हाँ। यस हाँ, और फोन भी पिक नहीं कर रहे, तो फिर मैंने मेरी सिस्टर को फोन लगाया। हम्म तो उनने जैसे उठाया और मैंने बोला कि मेरा हो गया है और मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया हूँ, तो हम्म उन्होंने जो रोना स्टार्ट किया उधर से। तो हम्म फिर मैंने बोला कि यार आप क्यों रो रहा है, मैंने बोला अब तो खुशी की बात है, अभी तक हम्म तो स्ट्रगल चल रहा था, अब अच्छा टाइम आया है। हम्म। फिर मैंने मेरे जियो साहब से बात करी, फिर तुरंत फिर उधर से पापा का फोन आया, फिर उनको बताया, तो वो भी फिर ऐसे हो गए, बहुत खुश हुए, मतलब वो बोल नहीं पा रहे थे, वो भी कुछ उनके बिल्कुल वर्ड्स निकल बिल्कुल। रहे थे। तो हम्म। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, मतलब एक्चुअली मैंने उनके लिए, मतलब ये सब चीजें उनके लिए डेडिकेटेड, उनने बहुत स्ट्रगल करा सर मेरे लिए। मतलब उन्होंने हम्म। मुझे कभी भी ये नहीं बोला कि बेटा तू ये मत कर, मतलब उन्होंने बोला जब तक आपसे हो रहा है आप करो, तो नहीं होगा तो हम्म आप यहाँ जाना, यहाँ हम कुछ करवा देंगे आपका। मतलब मुझे हम्म कभी उन्होंने फोर्स नहीं करा कि आपको आना है या ये नहीं करना है, आपकी जो मर्जी वो मत कीजिए आप। तो ये चीज हम्म। सर बहुत कम देखी है मैंने, मतलब जो पेरेंट्स रहते हैं उनको बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम है सभी का, हमारा भी यहाँ भी स्ट्रगल टाइम है, दिन भर पढ़ रहे हैं, हम भी लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, मेंटली भी टॉर्चर हो हम्म। रहे हैं। और मीडियम क्लास फैमिली से हैं सर, तो दिक्कत भी आती है, फाइनेंशियली भी दिक्कत आती है सर। बिल्कुल पर बिल्कुल। यस सर, पर उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, उन्होंने मुझे कंसिस्टेंसी, मतलब ये बोला कि बस आप तो पढ़ो, जब आपको मन हो तब आ जाना। तो उन्हीं हम्म। के कारण सर मैं, मतलब मेरा 50% से उनके उनके डेडिकेशन को जाता है इस सक्सेस के पीछे सर। बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत अच्छा। यस सर। आपका गांव कहाँ कहाँ बताया आपने? जैसे अभी आप इंदौर में रह रहे हैं, गांव कौन सा है यस आपका? सर, मेरा सर मुंडला जागीर करके गांव है, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा, एमपी में, राजगढ़ मध्य डिस्ट्रिक्ट है। प्रदेश में। उसमें मुंडला, मुंडला करके मुंडला गांव है। बोल रहे हैं ना? यस सर। हाँ। यस सर, मुंडला करके कितना मेरा दूर गांव होगा है। डिस्ट्रिक्ट से? कितना दूर होगा डिस्ट्रिक्ट से? डिस्ट्रिक्ट से होगा सर 50 किलोमीटर, 50। ओके, मतलब एकदम यस सर। देहात में घर है, वहां से आप निकल के इंदौर यस आए। सर। इंदौर में रूम हाँ लिया मतलब होगा भाड़े पे, फिर रहना बिल्कुल खाना सर, पीना सब अपने से करना। बिल्कुल बिल्कुल अरे सर, वाह, लाइब्रेरी सब कुछ, सैल्यूट। मतलब चार, बिल्कुल सर, चार हम्म पांच साल से। उसके बाद घर हम्म वाले सर, गांव वाले भी बहुत खुश हुए सर, जब पता चला, मेरे पापा ने सबको बता दिया, तो सबके हम्म फोन आने स्टार्ट हो गए मेरे को रात को ही, वहां से। हम्म। तो सब मेरे को बधाई दे रहे थे, पापा को बधाई दे रहे थे, तो मतलब मेरा पापा ने जो उनको बार बार लोग फोन करके जो बोल रहे थे, और कि आपका बेटे ने कमाल कर दिया, तो मतलब मेरे को इस बात की खुशी थी, ये दिन देखने के लिए मैंने सारी मेहनत की थी। बहुत बढ़िया, सुपर। मैं भी इमोशनल हो गया आपके स्टोरी सुन के। खैर चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन जी, कि यस जो सर। आगाज यस योर जर्नी हमारा चैनल है, ये आपको यस सर। कैसे मिला? कैसे जुड़े आप इस चैनल से? ये सर, मैं जैसे मेरा सीजीएल का टायर 3 भी हो गया था, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए पता ही था कि आप पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, तो हम्म मेरे को जीएसटी तो ऑप्ट करना ही था। तो उसके बाद मैंने जब सर्च करना स्टार्ट किया, तो मेरे को आपका चैनल सर्च में आया, तो मैंने जब आपके हम्म चैनल पे सारे वीडियोस देखे, तो आपने सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चेन्नई जोन के बारे में, वडोदरा जोन के बारे में, भोपाल जोन के बारे में। तो सर उससे मेरे को बहुत अपने पोस्ट प्रेफरेंस भरने में मेरे को बहुत उससे हेल्प मिली, तो वहां से फिर, हम्म। यस सर, तो वहां से मेरे को बहुत हेल्प मिली आपके चैनल से, तो मैंने आपके सारे वीडियोस देखे, और वो जो लाइव कॉल बच्चे करते थे और आपसे क्वेश्चन पूछते, उससे भी मेरे को बहुत हेल्प मिली कि कौन सा जोन बनना चाहिए, किस जोन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो हम्म। ये सर। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। फ्यूचर यस सर। एस्पिरेंट के लिए कोई मैसेज, क्योंकि कट ऑफ हाई जा रहा है, तो फ्यूचर यस सर। एस्पिरेंट के लिए कुछ हौसला अफजाई के लिए कुछ वर्ड, कोई शब्द आप बताइए, जो लोग छोड़ना मैं चाह तो रहे ये हैं कहना तैयारी। चाह नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लगे रहिए, आपको मतलब सफलता बहुत बाद में आके मिलेगी, लेकिन मतलब सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है हमेशा, और अपने आप से आपको लॉयल रहना है हमेशा, अपनी को अपने आप से, अपनी परिश्रम में कोई आपको ढील नहीं बरतना है आपको, तो आपको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब थोड़ा बहुत इस बार जो कट ऑफ हाई गया है, ये सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के कारण गया है, हर बार इतना हाई कट ऑफ नहीं जाता है। तो आप अगर अपना पूरा 100% डेडिकेशन देंगे, तो कोई भी मंजिल पाना मुश्किल नहीं है, ये बात मानता हूँ। बहुत बढ़िया, अगर एजुकेशन देंगे तो मंजिल आसान है, दूर नहीं है, आसान है।
इन्हीं बातों को लेके बिल्कुल हम सर। लोग हर्षवर्धन जी से विदाई लेते हैं। चलिए हर्षवर्धन जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ज्वाइन कीजिए, यूनिफॉर्म आप बिल्कुल सर, सेम पहन हियर। लीजिए। यूनिफॉर्म में आप बहुत अच्छे भी लगेंगे, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी बिल्कुल, भी थैंक यू। बहुत अच्छा दिख रहा थैंक यू, है। थैंक। तो देखा दोस्तों, ये हर्षवर्धन जी थे जिन्होंने अपनी तैयारी के बारे में बताया कि अगर कोई ठान ले तो 1 साल का समय जो है काफ़ी होता है। चाहे कट ऑफ हाई जाए लो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपना बेस्ट देना है। और जो बुक्स उन्होंने रेकमेंड किया है वो सारी बुक्स आप भी अगर पढ़ेंगे, उस हिसाब से आप भी तैयारी करेंगे, तो आप भी एक दिन आपका जो ड्रीम जॉब है, चाहे वो जीएसटी इंस्पेक्टर हो, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे वो एमईओ हो, ये कोई भी जॉब आप भी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, ये जो चैनल है, इसमें आप क्या और सुझाव देना चाहेंगे, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुछ भी अगर पूछना हो तो भी आप हमारे जो आगाज़ योर जर्नी टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।